अध्याय 29। मेरे अपहरणकर्ता की आंखें चमकीली नीली थीं, जो ऊंची, मजबूत गालों की हड्डियों पर झुकी हुई थीं और ऊपर प्लेटिनम के बाल थे। उसने एक मोटा, हाथ से बुना हुआ टर्टलनेक और एक जोड़ी टाइट फिटिंग जीन्स पहन रखी थी। कोई काला लबादा या झाड़ू नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से एक चुड़ैल थी। अपनी उंगलियों के तिरस्कारपूर्ण झटके से उसने मेरी चीख की आवाज़ को रोक दिया, इससे पहले कि वह मुक्त हो जाए। उसका हाथ बाईं ओर मुड़ गया और उसने हमें पहली बार ऊर्ध्वाधर की बजाय क्षैतिज रूप से उठाया, जब से उसने मुझे सेप्ट-टूर्स के बगीचे से उठाया था। मैथ्यू जाग जाता और पाता कि मैं गायब हूँ। वो खुद को सो जाने के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाता, या मुझे बाहर जाने के लिए माफ़ नहीं कर पाता। बेवकूफ़, मैंने खुद से कहा। हाँ, तुम हो, डायना बिशप, चुड़ैल ने अजीब उच्चारण वाली आवाज़ में कहा। मैंने अपनी आंखों के पीछे के काल्पनिक दरवाजे जोर से बंद कर दिए, जो हमेशा से ही चुड़ैलों और राक्षसों के आकस्मिक, आक्रामक प्रयासों को बाहर रखते थे। वह हंसने लगी, एक चांदी जैसी आवाज़ जिसने मुझे हड्डियों तक ठंडा कर दिया। भयभीत और अवज्ञा से सैकड़ों फीट ऊपर, मैंने अपने दिमाग को खाली कर दिया, इस उम्मीद में कि जब वह मेरी अपर्याप्त सुरक्षा को भेदेगी तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसने मुझे गिरा दिया। जैसे ही जमीन उड़ी, मेरे विचार एक शब्द मैथ्यू के इर्द गिर्द संगठित हो गए। मिट्टी की पहली गंध आते ही चुड़ैल ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम इतने हल्के हो कि जो उड़ नहीं सकता, वह तुम्हें उठा नहीं सकता। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्यों नहीं उठा पाओगे। अपने मन को शांत रखने के लिए मैंने चुपचाप इंग्लैंड के राजाओं और रानियों का पाठ किया। उसने आह भरी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, डायना। हम दोनों ही चुड़ैल हैं। जैसे ही चुड़ैल दक्षिण और पश्चिम की ओर उड़ी, हवाएं बदल गईं, सेप्ट-टूर्स से दूर। मैं जल्दी ही भ्रमित हो गया। दूरी में रोशनी की चमक शायद लियोन थी, लेकिन हम उस ओर नहीं जा रहे थे। इसके बजाय हम पहाड़ों में गहराई में जा रहे थे और वे उन चोटियों की तरह नहीं दिख रहे थे, जिन्हें मैथ्यू ने पहले मुझे दिखाया था। हम नीचे उतरे और एक गड्ढे की तरह दिखे जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से अलग था और जिसमें गहरी खाई और घने जंगल थे। यह एक मध्ययुगीन महल का खंडहर निकला, जिसकी ऊंची दीवारें और मोटी नींव धरती में गहराई तक फैली हुई थी। किले की छाया में लंबे समय से बंद इमारतों के छिलकों के अंदर पेड़ उगाए थे। महल में एक भी सुंदर रेखा या मनभावन विशेषता नहीं थी। इसके अस्तित्व का केवल एक ही कारण था कि जो कोई भी अंदर जाना चाहता था, उसे रोका जा सके। पहाड़ों पर जाने वाली खराब गंदगी वाली सड़कें महल का बाकी दुनिया से एकमात्र संपर्क थीं। मेरा दिल डूब गया। चुड़ैल ने अपने पैरों को नीचे झुकाया और अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर बढ़ाया, और जब मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसने अपनी उंगलियों के एक और झटके से मेरे पैरों को नीचे धकेल दिया। छोटी हड्डियों ने अदृश्य तनाव पर शिकायत की। हम ग्रे टाइल वाली छतों के बचे हुए हिस्से पर बिना छुए फिसलते हुए एक छोटे से केंद्रीय आंगन की ओर बढ़े। मेरे पैर अचानक से सपाट हो गए और पत्थर की फर्श पर जा गिरे, झटका मेरे पैरों में गूंज गया। समय के साथ तुम अधिक धीरे से उतरना सीख जाओगे, चुड़ैल ने तथ्यात्मक रूप से कहा। परिस्थितियों में आए बदलाव को समझ पाना मेरे लिए असंभव था। कुछ ही पल पहले, ऐसा लग रहा था, मैं मैथ्यू के साथ बिस्तर पर लेटी हुई, नींद में डूबी हुई और संतुष्ट थी। अब मैं एक अजीब चुड़ैल के साथ एक सीलन भरे महल में खड़ी थी। जब दो पीली आकृतियां छाया से अलग हुईं, तो मेरा भ्रम भय में बदल गया। उनमें से एक डोमेनिको मिशेल था, दूसरा मेरे लिए अज्ञात था, लेकिन उसकी आंखों के ठंडे स्पर्श ने मुझे बताया कि वह भी एक पिशाच था। धूप और गंधक की एक लहर ने उसे पहचान लिया। ये ओरिलाक का गेरबर्ट था, पिशाच पोप। गेरबर्ट शारीरिक रूप से डराने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बुराई थी जिसने मुझे सहज रूप से सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। उस अंधेरे के निशान भूरी आंखों में थे जो गालों की हड्डियों पर गहरे गड्ढों से बाहर झांकती थीं, इतनी उभरी हुई कि त्वचा उन पर पतली खींची हुई लगती थी। उसकी नाक थोड़ी झुकी हुई थी, जो पतले होठों की ओर इशारा कर रही थी जो एक क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे। इस पिशाच की काली आंखों ने मुझ पर नजर डाली। पीटर नॉक्स द्वारा उत्पन्न खतरा तुलना में फीका पड़ गया। इस जगह के लिए शुक्रिया, गेरबर्ट,
चुड़ैल ने सहजता से कहा, मुझे अपने पास रखते हुए। तुम सही हो, मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। यह मेरी खुशी थी। सतू, क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल की जांच कर सकता हूँ? गिरबर्ट ने धीरे से पूछा, धीरे धीरे बाएं और दाएं चलते हुए, जैसे कि किसी पुरस्कार को देखने के लिए सबसे अच्छे स्थान की तलाश कर रहा हो। यह मुश्किल है। जब वो डे क्लेरमोंट के साथ रही हो, तो ये बताना कि उसकी खुशबू कहाँ से शुरू होती है और उसकी कहाँ खत्म होती है। मैथ्यू के संदर्भ पर मेरे अपहरणकर्ता ने क्रोध से कहा, डायना बिशप अब मेरी देखभाल में है। अब यहाँ तुम्हारी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। गिरबर्ट का ध्यान मुझ पर ही केंद्रित था और वह मेरी ओर छोटे छोटे नपे तुले कदम बढ़ा रहा था। उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण धीमी चाल ने उसकी धमकी को और बढ़ा दिया। यह एक अजीब किताब है न, डायना? 1000 साल पहले मैंने इसे टोलेडो के एक महान जादूगर से लिया था। जब मैं इसे फ्रांस लाया, तो ये पहले से ही जादू की परतों में बंधी हुई थी। जादू के अपने ज्ञान के बावजूद आप इसके रहस्यों की खोज नहीं कर सके। चुड़ैल की आवाज में एस्कॉम स्पष्ट था। मेनूस्क्रिप्ट नहीं है। अब पहले से कम मोहित हूँ। इसे हम पर छोड़ दो। वह आगे बढ़ता रहा। मैं उस समय एक चुड़ैल को जानता था जिसका नाम तुम्हारे नाम मेरिडियाना से मिलता जुलता था। बेशक वो पांडुलिपि के रहस्यों को उजागर करने में मेरी मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे खून ने उसे अपने वश में रखा। वो अब इतना करीब था कि उसके शरीर से निकलने वाली ठंड मुझे ठंडा कर देती थी। हर बार जब मैं उससे पीता था, तो उसके जादू और उसके ज्ञान के छोटे छोटे अंश मेरे पास आते थे। हालांकि वे निराशाजनक रूप से क्षणभंगुर थे। मुझे और अधिक के लिए वापस जाना पड़ा। वह कमजोर हो गई और उसे नियंत्रित करना आसान हो गया। गिरबर्ट की उंगली मेरे चेहरे को छू गई। मेरिडियाना की आंखें भी तुम्हारी तरह ही थीं। तुमने क्या देखा, डायना? क्या तुम इसे मेरे साथ साझा करोगी? बस, गिरबर्ट। सातू की आवाज चेतावनी से भरी हुई थी और डोमेनिको गुर्राया। यह मत सोचो कि यह आखिरी बार है जब तुम मुझे देखोगे, डायना। पहले चुड़ैलें तुम्हें अपने वश में कर लेंगी, फिर मंडली तय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। गिरबर्ट की आंखें मेरी आंखों में घुस गईं और उसकी उंगली मेरे गाल पर सहलाने लगी। उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। अभी के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सतू की ओर झुककर कहा, वह तुम्हारी है। पिशाच पीछे हट गए। डोमेनिको ने पीछे देखा, जाने के लिए अनिच्छुक। सतू ने इंतजार किया, उसकी निगाहें खाली थीं, जब तक कि धातु की लकड़ी और पत्थर से टकराने की आवाज ने संकेत नहीं दिया कि वे महल से चले गए हैं। उसकी नीली आंखें अचानक ध्यान में आईं और उसने उन्हें मुझ पर टिका दिया। एक छोटे से इशारे से उसने अपना जादू छोड़ दिया जिसने मुझे चुप करा दिया था। आप कौन हैं? जब दोबारा शब्द बनाने की स्थिति आई तो मैंने कर्कश स्वर में पूछा। मेरा नाम सेटू जर्विनन है, उसने कहा, मेरे चारों ओर धीरे धीरे घूमते हुए, अपने पीछे एक हाथ रखते हुए। इससे एक और हाथ की गहरी याद ताज़ा हो गई जो उसके जैसे ही चलता था। एक बार सारा मेडिसन के पिछवाड़े में इसी तरह के रास्ते से गुजरी थी जब उसने एक खोए हुए कुत्ते को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दिमाग में वह हाथ उसके नहीं थे। सारा की प्रतिभा इस चुड़ैल के पास मौजूद प्रतिभाओं के सामने कुछ भी नहीं थी। जिस तरह से वह उड़ती थी उससे ये स्पष्ट था कि वह शक्तिशाली थी, लेकिन वह जादू टोना करने में भी माहिर थी। अब भी वह मुझे जादू के पतले तंतुओं के अंदर रोके हुए थी जो पूरे आंगन में फैले हुए थे और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। आसानी से भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? उसने उसका ध्यान काम से हटाने की कोशिश करते हुए पूछा। हमने तुम्हें ये दिखाने की कोशिश की कि क्लेरमोंट कितना खतरनाक था। चुड़ैलों के रूप में हम इस हद तक नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। सतू के शब्द सौहार्दपूर्ण थे, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी। तुम माबोन के लिए हमारे साथ नहीं आए, तुमने पीटर नॉक्स को नजरअंदाज किया। हर दिन वो पिशाच करीब आता गया, लेकिन अब तुम सुरक्षित रूप से उसकी पहुंच से बाहर हो। हर वृत्ति खतरे से चिल्ला उठी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सतू ने मेरे कंधे को हल्के से छूते हुए कहा।
मेरी त्वचा में झुनझुनी हुई और चुड़ैल मुस्कुराई। पिशाच बहुत मोहक, बहुत आकर्षक होते हैं। तुम उसके चंगुल में फंस गई हो, ठीक वैसे ही जैसे मेरिडियाना गेरबर्ट के चंगुल में फंस गई थी। हम इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देते, डायना। तुमने बहुत सुरक्षित बचपन बिताया है। तुम्हारे लिए उसे वैसा देखना संभव नहीं था जैसा वह है। मैं मैथ्यू के चंगुल में नहीं हूँ, मैंने जोर देकर कहा। शब्दकोश की परिभाषा के अलावा मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या शामिल हो सकता है, लेकिन सतू ने इसे दबावपूर्ण बना दिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उसने धीरे से पूछा। तुमने कभी उसके खून की एक बूंद भी नहीं चखी? बिल्कुल नहीं। मेरा बचपन भले ही व्यापक जादुई प्रशिक्षण से रहित रहा हो, लेकिन मैं पूरी तरह से बेवकूफ नहीं था। पिशाच का खून एक शक्तिशाली, जीवन बदलने वाला पदार्थ था। गाढ़े नमक के स्वाद की कोई स्मृति नहीं, कोई असामान्य थकान नहीं। जब वह आपकी उपस्थिति में होता था, तब आप कभी गहरी नींद में नहीं सोए, भले ही आप अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहते थे। फ्रांस जाने वाले विमान में मैथ्यू ने अपनी उंगलियां अपने होठों से लगाईं, फिर मेरे होठों से, तब मैंने नमक का स्वाद चखा था। अगली बात जो मैंने जानी, वह ये कि मैं फ्रांस में था। मेरी निश्चितता डगमगा गई। मैं समझ गया, तो उसने तुम्हें अपना खून दिया है। सतू ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक नहीं है, डायना। हमें लगा कि शायद ऐसा ही हो, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे पीछे कॉलेज में माबोन से आया था और तुम्हारी खिड़की से चढ़ गया था। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी नसों में खून जम गया है। मैथ्यू मुझे कभी अपना खून नहीं देगा, नहीं वह मेरे क्षेत्र का उल्लंघन करेगा। अगर उसने ये सब किया होता, तो इसके पीछे कोई कारण होता और वह मुझे बताता। जिस रात तुम मिले थे, क्लेरमोंट ने तुम्हें तुम्हारे कमरे तक खोज निकाला था। वो एक खुली खिड़की से घुस आया और घंटों तक वहीं रहा। क्या तुम नहीं जागे? नहीं, उसने तुम्हें सुलाए रखने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया होगा। हम इसे और कैसे समझा सकते हैं? मेरा मुंह लौंग के स्वाद से भर गया था। मैंने उस याद और उसके साथ होने वाले दर्द से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये रिश्ता एक विस्तृत धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है, डायना। मैथ्यू क्लेयरमोंट को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खोई हुई पांडुलिपि। पिशाच ने जो कुछ भी किया है और रास्ते में जो भी झूठ बोला है, वह सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। नहीं, यह असंभव था। वह कल रात मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। तब तो बिल्कुल नहीं जब हम एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। हाँ, मुझे तुम्हें ये बातें बताने के लिए खेद है, लेकिन तुमने हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं छोड़ा। हमने तुम्हें अलग रखने की कोशिश की, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। बिल्कुल मेरे पिता की तरह। मैंने सोचा, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से झूठ नहीं बोल सकती। आखिरकार हम बहनें हैं। बहनें? मैंने पूछा, मेरा संदेह गहराता जा रहा था। तुम बिल्कुल गिलियन की तरह हो, जानकारी इकट्ठा करते हुए बहन बनने का दिखावा करती हो और कोशिश करती हो। मैथ्यू के खिलाफ मेरे दिमाग में जहर भरो। तो आप गिलियन के बारे में जानते हैं? सतू ने खेदपूर्वक कहा। मुझे पता है, वो मुझे देख रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह मर चुकी है? सत्तू की आवाज अचानक क्रूर हो गई। क्या? फर्श झुकता हुआ प्रतीत हुआ और मुझे लगा कि मैं अचानक ढलान से नीचे फिसल रहा हूँ। क्लेरमोंट ने उसे मार डाला। यही कारण है कि वह तुम्हें ऑक्सफोर्ड से इतनी जल्दी ले गया। यह एक और निर्दोष मौत है जिसे हम प्रेस से छिपा नहीं पाए हैं। हेडलाइंस ने क्या कहा? दुर्भावनापूर्ण मुस्कान। ओह हाँ, युवा अमेरिकी विद्वान शोध करते समय विदेश में मर जाता है। सतू का मुंह मुड़ गया। नहीं, मैंने अपना सिर हिलाया। मैथ्यू उसे नहीं मारेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसने ऐसा किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने पहले उससे पूछताछ की होगी। जाहिर है पिशाचों ने कभी नहीं सीखा कि संदेशवाहक को मारना व्यर्थ है। मेरे माता पिता की तस्वीर। मैथ्यू ने शायद उस व्यक्ति को मार डाला होगा जिसने मुझे वह तस्वीर भेजी थी। पीटर के लिए इसे आपके पास भेजना बहुत ही कठोर था और गिलियन को इसे देने देना उसकी लापरवाही थी, सेटू ने आगे कहा।
जारी रखें। हालांकि क्लेमोंट सबूत देने के लिए बहुत चालाक है। उसने इसे आत्महत्या जैसा बना दिया और रनडोल्फ होटल में पेलर के दरवाजे के सामने एक कॉलिंग कार्ड की तरह उसके शरीर को छोड़ दिया। गिलियन चेम्बरलेन मेरी मित्र नहीं थी, लेकिन ये जानना कि वह कभी भी अपने कांच के आवरण में बंद पपीरस के टुकड़ों पर दुबक कर नहीं बैठेगी, मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक दुखद था। और मैथ्यू ने ही उसे मारा था। मेरा दिमाग घूम गया। मैथ्यू कैसे कह सकता है कि वो मुझसे प्यार करता है और फिर भी मुझसे ऐसी बातें छिपा सकता है? रहस्य एक बात है, लेकिन हत्या यहाँ तक कि बदला और प्रतिशोध की आड़ में भी कुछ और बात है। वो मुझे लगातार यह चेतावनी देता रहा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। क्या ये भी उसकी योजना का हिस्सा था, मुझे उस पर भरोसा करने के लिए लुभाने की एक और रणनीति? तुम्हें मेरी मदद लेनी चाहिए। सतू की आवाज़ एक बार फिर नर्म थी। ये बहुत आगे बढ़ गया है और तुम भयानक खतरे में हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना सिखा सकता हूँ। फिर तुम क्लेयरमोंट और गेरबर्ट और डोमेनिको जैसे अन्य पिशाचों से खुद को बचाने में सक्षम हो जाओगे। तुम एक दिन एक महान चुड़ैल बनोगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, डायना। हम परिवार हैं। परिवार, मैंने स्तब्ध होकर दोहराया। तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते थे कि तुम पिशाच के जाल में फंस जाओ, सतू ने समझाया, जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। वे जानते थे कि चुड़ैलों के बीच संबंधों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तुमने क्या कहा? अब कोई चक्कर नहीं था। इसके बजाय मेरा दिमाग असामान्य रूप से तेज लग रहा था और मेरी त्वचा हर जगह झुनझुनी कर रही थी, जैसे कि 1000 चुड़ैलें मुझे घूर रही हों। कुछ ऐसा था जो मैं भूल रहा था, मेरे माता पिता के बारे में कुछ ऐसा था जिसने सतू द्वारा कही गई हर बात को झूठ बना दिया। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। यह एक फुफकार और चरम राहत थी, जैसे पत्थर पर रस्सियां खींची जा रही हों। नीचे देखने पर मैंने देखा कि मोटी भूरी जड़ें फर्श पर फैली और मुड़ी हुई थीं। वे मेरी दिशा में रेंग रही थीं। सतू को उनके दृष्टिकोण के बारे में पता नहीं था। तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि तुम एक बिशप और एक चुड़ैल के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। मेरे माता पिता। मैंने अपना ध्यान फर्श से हटा लिया और सतू के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। तुम्हारी वफादारी और निष्ठा मेरे और तुम्हारी साथी चुड़ैलों के प्रति है, मैथ्यू क्लेयरमोंट के प्रति नहीं। अपनी माँ और पिता के बारे में सोचो। सोचो कि यह क्या है। यदि उन्हें पता होता कि रिश्ते में क्या क्या होने वाला है, तो वे जानते। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी आशंका की उंगली दौड़ गई, और मेरी सारी सहज प्रवृत्ति ने मुझे बताया कि यह चुड़ैल खतरनाक है। तब तक जड़ें मेरे हाथों तक पहुंच चुकी थीं। मानो वे मेरी परेशानी को समझ गए हों। जड़ों ने अचानक दिशा बदल दी। जहां मैं खड़ा था, उसके दोनों ओर फर्श के पत्थरों को खोदते हुए, महल के फर्श के नीचे एक मजबूत, अदृश्य जाल में खुद को बुनने से पहले। गिलियन ने मुझे बताया कि चुड़ैलों ने मेरे माता पिता को मार डाला। मैंने कहा, क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मुझे नाइजीरिया में जो हुआ उसके बारे में सच बताओ। सत्तू चुप रहा। यह एक स्वीकारोक्ति के समान था। जैसा मैंने सोचा था, मैंने कड़वाहट से कहा। उसकी कलाई के एक छोटे से इशारे ने मुझे पीठ के बल गिरा दिया। पैर हवा में थे, और फिर अदृश्य हाथों ने मुझे बर्फीले आंगन की चिकनी सतह पर खींच लिया और एक गुफानुमा स्थान में ले गया, जिसमें ऊंची खिड़कियां थीं और छत का केवल एक हिस्सा ही बचा था। महल के पुराने हॉल के पत्थरों पर यात्रा करने से मेरी पीठ पर चोट लग गई थी। इससे भी बदतर, सतू के जादू के खिलाफ मेरा संघर्ष अनुभवहीन और निरर्थक था। यह सब यूं सही था। मेरी कमजोरी मैं कौन हूं और खुद का बचाव कैसे करूं, इस बारे में मेरी अज्ञानता ने मुझे गंभीर संकट में डाल दिया था। एक बार फिर आप तर्क सुनने से इनकार कर रही हैं। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, डायना, लेकिन मैं ऐसा करूंगा यदि यह आपको इस स्थिति की गंभीरता को दिखाने का एकमात्र तरीका है। आपको मैथ्यू क्लेमोंट को छोड़ना होगा और हमें दिखाना होगा कि आपने पांडुलिपि को क्या नाम दिया है। मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी, न ही आप में से किसी को इशमोल 782 पर दावा करने में मदद करूंगी।
ये हमारा नहीं है। इस टिप्पणी ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरा सिर 2 टुकड़ों में फट गया है और हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। इसके बाद भयावह ध्वनियों का कोलाहल शुरू हो गया। वे इतनी दर्दनाक थीं कि मैं घुटनों के बल बैठ गया और मैंने अपने सिर को अपनी बाहों से ढक लिया। सतू की आंखें सिकुड़ गईं और मैंने खुद को ठंडे पत्थर पर पीठ के बल लेटा हुआ पाया। तुम खुद को चुड़ैल समझने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, जबकि तुम सीधे पिशाच के बिस्तर से आई हो? मैं एक चुड़ैल हूँ, मैंने तीखी प्रतिक्रिया दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी बर्खास्तगी ने मुझे कितना चुभोया। तुम भी स्टीफन की तरह ही शर्मनाक हो, सतू फुसफुसाया, जिद्दी, तर्कशील, स्वतंत्र और रहस्यों से भरा हुआ। ये सही है सत्तू, मैं अपने पिता जैसा ही हूँ। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया होता, मैं भी नहीं बताने वाला। हाँ, तुम ऐसा करोगे। पिशाचों को चुड़ैल के रहस्यों का पता लगाने का एकमात्र तरीका बूंद बूंद करके है। ये दिखाने के लिए कि उसका क्या मतलब था, सतू ने अपनी उंगलियां मेरे दाहिने अग्रभाग की दिशा में हिलाईं। एक अन्य चुड़ैल के हाथ ने मेरे घुटने पर बहुत पहले हुए घाव को छुआ था, लेकिन उस इशारे ने मेरे घाव को किसी भी बैंडेड से बेहतर तरीके से बंद कर दिया था। इसने मेरी त्वचा के आर पार एक अदृश्य चाकू से वार किया। घाव से खून बहने लगा। सतू मंत्रमुग्धा होकर खून के बहाव को देख रही थी। मैंने अपने हाथ से घाव को ढक लिया, जिससे घाव पर दबाव पड़ने लगा। यह आश्चर्यजनक रूप से दर्दनाक था और मेरी चिंता बढ़ने लगी। नहीं, एक जानी पहचानी उग्र आवाज ने कहा, तुम्हें दर्द के आगे झुकना नहीं चाहिए। मैंने खुद को काबू में लाने के लिए संघर्ष किया। एक चुड़ैल के रूप में मेरे पास आपके द्वारा छिपाए गए रहस्यों को उजागर करने के अन्य तरीके हैं। मैं आपको खोलने जा रहा हूँ, डायना, और आपके पास मौजूद हर रहस्य का पता लगाऊंगा, सतू ने वादा किया। हम देखेंगे कि आप कितनी जिद्दी हैं। मेरे सिर से सारा खून बह गया, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। जानी पहचानी आवाज ने मेरा ध्यान खींचा, मेरा नाम फुसफुसाते हुए। हम अपने राज किससे छिपाते हैं, डायना 7। मैंने चुपचाप और स्वचालित रूप से उत्तर दिया, जैसे कि यह प्रश्न सामान्य था। अपर्याप्त अवरोधों के पीछे कहीं अधिक मजबूत दरवाजों का एक और सेट बंद हो गया, जो कि मेरे दिमाग से एक जिज्ञासु चुड़ैल को दूर रखने के लिए मुझे चाहिए था। सतू मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने मेरी नई सुरक्षा व्यवस्था को पहचान लिया था। एक रहस्य तो पहले ही उजागर हो चुका है। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास अपने दिमाग की रक्षा करने की क्षमता के अलावा और क्या है। चुड़ैल ने मुझे मुक्का मारा और मेरा शरीर घूम गया और फिर फर्श पर गिर गया, चेहरा नीचे की ओर। इस झटके से मेरी सांस रुक गई। ठंडे पत्थरों से आग का एक घेरा उठ रहा था, लपटें हरी और जहरीली थीं। किसी सफ़ेद गर्म चीज ने मेरी पीठ को जला दिया। यह एक कंधे से दूसरे कंधे तक एक उल्का की तरह मुड़ा, मेरी पीठ के निचले हिस्से तक उतरा, फिर मुड़ा और फिर से वहीं चढ़ गया जहां से शुरू हुआ था। सलू के जादू ने मुझे जकड़ लिया, जिससे मेरे लिए भागना असंभव हो गया। दर्द अकथनीय था, लेकिन इससे पहले कि स्वागत करने वाला कालापन मुझे ले जाए, उसने खुद को रोक लिया। जब अंधेरा कम हुआ, तो दर्द फिर से शुरू हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे खोल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने वादा किया था। वो मुझ पर एक जादुई घेरा बना रही थी। तुम्हें बहुत बहुत बहादुर होना चाहिए। दर्द की धुंध के बीच मैं उस जानी पहचानी आवाज की दिशा में हॉल के फर्श को ढंकने वाली पेड़ की सर्पीली जड़ों का पीछा करता रहा। मेरी माँ हरी आग की रेखा के ठीक बाहर एक सेब के पेड़ के नीचे बैठी थी। माँ, मैंने कमजोरी से चिल्लाते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन सतू का जादू कायम रहा। मेरी माँ की आंखें मेरी याद से ज्यादा गहरी थीं, लेकिन आकार में मेरी तरह ही दृढ़ थीं। उन्होंने खामोशी के संकेत में अपनी एक भूतिया उंगली अपने होठों पर रखी। मेरी आखिरी ऊर्जा उनकी मौजूदगी को स्वीकार करने वाले सिर हिलाने में खर्च हो गई। मेरा आखिरी सुसंगत विचार मैथ्यू के बारे में था। उसके बाद दर्द और भय के अलावा कुछ नहीं था, साथ ही आंखें बंद करके हमेशा के लिए सो जाने की एक नीरस इच्छा भी थी। कई घंटे बीत गए होंगे जब सतू ने मुझे हताश होकर कमरे में फेंक दिया।
उसके जादू से मेरी पीठ जल रही थी और उसने बार बार मेरी घायल बांह को फिर से खोल दिया। एक समय पर उसने मेरे प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए मुझे मेरे टखने से उल्टा लटका दिया और मुझे उड़कर भागने में असमर्थ होने के बारे में ताना मारा। इन प्रयासों के बावजूद सतू मेरे जादू को समझने के करीब नहीं थी, जितना उसने शुरू में समझा था। वो गुस्से से दहाड़ रही थी, उसके जूतों की ऊंची एड़ी पत्थरों से टकरा रही थी और वह आगे बढ़ रही थी और नए हमलों की योजना बना रही थी। मैंने उसके अगले कदम का बेहतर अनुमान लगाने के लिए खुद को अपनी कोहनी पर उठा लिया। रुको, हिम्मत रखो। मेरी माँ अभी भी सेब के पेड़ के नीचे थी, उसका चेहरा आंसुओं से चमक रहा था। ये याद दिलाते हुए कि यसाबेउ मार्थे से कह रहा था कि मेरे पास जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा साहस है, और मैथ्यू मेरे कान में फुसफुसाते हुए कह रहा था, मेरी बहादुर लड़की। मैंने अपनी माँ को रोते हुए नहीं देखना चाहा, इसलिए मैंने मुस्कुराने की ऊर्जा जुटाई। मेरी मुस्कान ने सतू को और भी क्रोधित कर दिया। तुम अपनी शक्ति का उपयोग खुद की रक्षा के लिए क्यों नहीं करती? मुझे पता है कि यह तुम्हारे अंदर है, उसने चिल्लाते हुए कहा। सतू ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर खींचा, फिर उन्हें शब्दों की एक श्रृंखला के साथ बाहर निकाला। मेरा शरीर एक गेंद की तरह लुढ़क गया, मेरे पेट में एक दांतेदार दर्द था। इस सनसनी ने मुझे मेरे पिता के शरीर की याद दिला दी, जिसमें आंतें बाहर निकली हुई थीं और उनके बगल में पड़ी थीं। अब आगे क्या होगा, ये जानकर मुझे अजीब सी राहत मिली। सतू के अगले शब्दों ने मुझे खंडहर हो चुके हॉल के फर्श पर फेंक दिया। मेरे हाथ मेरे सिर के पीछे से बेकार की गति को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मैं असमान पत्थरों और उबड़ खाबड़ पेड़ों की जड़ों पर फिसल रहा था। मेरी उंगलियां एक बार मुड़ी जैसे कि वे ओवग्ने को पार करके मैथ्यू से जुड़ सकती हैं। मेरी माँ का शरीर नाइजीरिया में एक जादुई घेरे के अंदर आराम करते हुए कुछ इस तरह दिख रहा था। मैंने तेजी से सांस छोड़ी और चिल्लाया, डायना, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम बिल्कुल अकेली महसूस करोगी। मेरी माँ मुझसे बात कर रही थी और उस आवाज़ के साथ मैं फिर से बच्ची बन गई। कैम्ब्रिज में हमारे घर के पीछे के आंगन में सेब के पेड़ से लटके झूले पर बैठी हुई, बहुत पहले अगस्त की दोपहर की चांदनी। वहाँ कटी हुई घास की खुशबू थी, ताज़ी और हरी, और मेरी माँ की घाटी की लिली की खुशबू। क्या तुम अकेले होने पर भी बहादुर हो सकती हो? क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो? अब मेरी त्वचा पर अगस्त की ठंडी हवाएं नहीं चल रही थीं। इसके बजाय जब मैंने जवाब में सिर हिलाया तो खुरदरे पत्थर ने मेरे गालों को खरोंच दिया। सतू ने मुझे पलट दिया और नुकीले पत्थरों ने मेरी पीठ में घाव कर दिया। हम ऐसा नहीं करना चाहते, बहन, उसने अफसोस के साथ कहा। लेकिन हमें ऐसा करना ही होगा। एक बार जब क्लेयरमोंट को भुला दिया जाएगा, तो तुम समझ जाओगी और मुझे इसके लिए माफ़ कर दोगी। मैंने सोचा, ऐसा होने की संभावना नहीं है। अगर वह तुम्हें नहीं मारता, तो मैं तुम्हारे जाने के बाद बाकी की सारी जिंदगी तुम्हें परेशान करता रहूंगा। कुछ फुसफुसाए शब्दों के साथ सतू ने मुझे फर्श से उठाया और हवा के झोंकों के साथ मुझे हॉल से बाहर और घुमावदार सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे उतारा जो महल की गहराई में जाती थी। वो मुझे महल के प्राचीन तहखानों से ले गई। मेरे पीछे कुछ सरसराहट हुई और मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखा कि यह क्या है। भूत प्रेत, दर्जनों भूत हमारे पीछे भूत प्रेत की तरह शवयात्रा में चल रहे थे। उनके चेहरे उदास और डरे हुए थे। सतू की सारी शक्तियों के बावजूद वह हमारे आसपास हर जगह मृतकों को देखने में असमर्थ थी, ठीक वैसे ही जैसे वह मेरी माँ को देखने में असमर्थ थी। चुड़ैल अपने हाथों से फर्श पर एक भारी लकड़ी का स्लैब उठाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को गिरने के लिए तैयार कर लिया। इसके बजाय सतू ने मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे चेहरे को एक अंधेरे छेद में डाल दिया। मौत की गंध एक जहरीली लहर की तरह उठी और भूत हिल गए और कराहने लगे। क्या तुम जानती हो यह क्या है, डायना? मैं पीछे हट गया और अपना सिर हिलाया, इतना भयभीत और थका हुआ कि बोल नहीं सका। मैं एक ओब्लिएट हूँ। ये शब्द भूत से भूत तक सरसराता रहा। एक पतली सी महिला, जिसका चेहरा उम्र के साथ झुर्रियों वाला था, रोने लगी। ओब्लिएट ऐसी जगहें हैं जहाँ भूल जाना,
जो मनुष्य ओब्लिएट्स में गिराए जाते हैं वे पागल हो जाते हैं और फिर अगर वे प्रभाव से बच जाते हैं तो भूख से मर जाते हैं। मैं नीचे बहुत दूर हूँ। वे ऊपर से मदद के बिना बाहर नहीं निकल सकते और मदद कभी नहीं आती। सीने पर गहरे घाव वाले एक नौजवान की आत्मा ने सत्तू की बातों से सहमति में सिर हिलाया। उसने दुखी स्वर में कहा, गिरना मत, कमर कस लो। लेकिन हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। मैं सुदृढ़ीकरण के लिए जा रहा हूँ। तुम शायद मंडली की किसी एक चुड़ैल के सामने डगमगा जाओ, लेकिन तीनों के सामने नहीं। हमने तुम्हारे पिता और माँ के साथ भी यही पाया। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और हम 60 फीट से ज्यादा नीचे ओब्लिएट के तल पर पहुंच गए। जैसे जैसे हम पहाड़ में गहराई तक सुरंग बनाते गए, चट्टान की दीवारें रंग और स्थिरता बदलती गईं। कृपया, मैंने विनती की जब सतू ने मुझे फिकोर पर गिरा दिया। मुझे यहाँ नीचे मत छोड़ो। मेरे पास कोई रहस्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने जादू का उपयोग कैसे करूं या पांडुलिपि को कैसे याद करूं। तुम रेबेका बिशप की बेटी हो, सतू ने कहा। तुम में शक्ति है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यह मुक्त हो जाए। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो वह बस उड़ जाती। सतू ने हमारे ऊपर के कालेपन को देखा, फिर मेरे टखने की ओर। लेकिन तुम वास्तव में अपनी माँ की बेटी नहीं हो, है न? किसी भी तरह से यह मायने नहीं रखता। सातू ने अपने घुटने मोड़े, अपनी बाहें उठाईं और धीरे से ओब्लिएट के पत्थर के फर्श पर धक्का दिया। वो ऊपर उठी और गायब होने से पहले सफ़ेद और नीले रंग का एक धुंधलापन बन गई। मेरे ऊपर दूर लकड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। मैथ्यू मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तक कोई भी निशान बहुत पहले ही मिट चुका होगा। हमारी खुशबू ने मुझे चारों दिशाओं में बिखेर दिया होगा। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका, सिवाय इसके कि मैं सतू, पीटर नॉक्स और किसी अज्ञात तीसरी चुड़ैल द्वारा वापस ले लिया जाऊं, खुद को बाहर निकालना था। एक पैर पर अपना वजन रखकर खड़े होकर मैंने अपने घुटनों को मोड़ा, अपनी बाहें उठाईं और सतू की तरफ फर्श पर धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ। अपनी आंखें बंद करके सैलून में नृत्य करने के लिए जिस तरह से यह गिरा था, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उम्मीद है कि यह मुझे फिर से तैरने में मदद करेगा। इसने मुझे केवल मैथ्यू और उन रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो उसने मुझसे छिपाए थे। मेरी सांस एक सिसकी में बदल गई और जब ओब्लिएट की काली हवा मेरे फेफड़ों में चली गई तो परिणामस्वरूप खांसी ने मुझे अपने घुटनों पर ला दिया। मैं थोड़ा सो गया, लेकिन भूतों ने एक बार बकबक शुरू कर दी तो उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। कम से कम उन्होंने अंधेरे में कुछ रोशनी तो दी। हर बार जब वे हिलते थे तो हवा में फॉस्फोरेसेंस की एक छोटी सी किरण फैलती थी जो ये बताती थी कि वे अभी कहाँ थे और वे कहाँ जा रहे थे। गंदे कपड़े पहने एक युवती मेरे सामने बैठी थी, चुपचाप अपने आप में गुनगुना रही थी और खाली आंखों से मेरी ओर देख रही थी। कमरे के बीच में एक भिक्षु, पूरे कवच में एक शूरवीर और एक मस्कटिया एक और भी गहरे गड्ढे में झांक रहे थे, जो इतना खोया हुआ एहसास दे रहा था कि मैं उसके पास जाने का साहस नहीं कर सकता था। भिक्षु ने मृतकों के लिए द्रव्यमान को खंगाला और मस्कटिया गड्ढे में हाथ डालता रहा जैसे कि वो कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हो। मेरा मन विस्मृति की ओर खिसक गया। भय, दर्द और ठंड के संयोजन के खिलाफ अपना संघर्ष खो दिया। एकाग्रता के साथ भौहें सिकोड़ते हुए मुझे ऑरोरा कंसर्जेंस में पड़े गए आखिरी अंश याद आए और मैंने उन्हें जोर से दोहराया, इस उम्मीद में कि इससे मुझे समझदार बने रहने में मदद मिलेगी। मैं ही हूँ जो तत्वों की मध्यस्थता करता हूँ, प्रत्येक को सहमति में लाता हूँ। मैंने कठोर होठों से बुदबुदाया, मैं जो नम है उसे फिर से सूखा बनाता हूँ और जो सूखा है उसे मैं नम बनाता हूँ। जो कठोर है उसे फिर से नर्म बनाता हूँ और जो कठोर है उसे नर्म बनाता हूँ। जैसे मैं अंत हूँ, वैसे ही मेरा प्रेमी आरंभ है। मैं सृष्टि के संपूर्ण कार्य को समाहित करता हूँ और सारा ज्ञान मुझमें छिपा है। पास की दीवार पर कुछ चमक रहा था। यहाँ एक और भूत था जो नमस्ते कहने आया था, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, देखभाल करने के लिए फायर किया और अपने पाठ में वापस आ गया। मुझे मेरे प्यार से अलग करने की हिम्मत कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि हमारा प्यार मौत जितना मजबूत है।
मेरी माँ ने मुझे टोकते हुए कहा, क्या तुम सोने की कोशिश नहीं करोगी, छोटी चुड़ैल। अपनी बंद आंखों के पीछे मैंने मेडिसन में अपने अटारी वाले बेडरूम को देखा। यह मेरे माता पिता की अफ्रीका की अंतिम यात्रा से कुछ ही दिन पहले की बात थी, और जब वे चले गए थे तब मुझे सारा के साथ रहने के लिए लाया गया था। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ रूखी और बचकानी थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं। भूत झिलमिलाहट के करीब आ रहे थे। मेरे दाहिनी ओर छाया। मेरी माँ वहाँ बैठी थी, ओब्लिएट की नम पत्थर की दीवारों के सहारे, अपनी बाहें फैलाए हुए। मैं उसकी ओर झुका, अपनी सांस रोके हुए था, इस डर से कि वह गायब न हो जाए। वह स्वागत में मुस्कुराई, उसकी गहरी आंखें अविरल आंसुओं से चमक रही थीं। मेरी माँ की भूतिया बाहें और उंगलियां इधर उधर हिल रही थीं, जैसे ही मैं उसके परिचित शरीर के करीब पहुंचा। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? मैं तुम्हारे हाथों में था, मैंने देखा जब सतू ने अपना जादू चलाया। उसकी हंसी कोमल थी और उसने मेरे नीचे पड़े ठंडे पत्थरों को कम दर्दनाक बना दिया। तुम बहुत बहादुर थे, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने आह भरी। तो अब आपकी कहानी का समय आ गया है। एक बार की बात है, उसने शुरू किया, डायना नाम की एक छोटी चुड़ैल थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी परी गौडमदर ने उसे इंद्रधनुष के हर रंग के अदृश्य रिबन में लपेट दिया था। मुझे अपने बचपन की यह कहानी याद आ गई, जब मेरा पजामा बैंगनी और गुलाबी रंग का था और उस पर सितारे बने हुए थे और मेरे बाल दो लंबी चोटियों में बंधे हुए थे जो मेरी पीठ पर लटक रहे थे। यादों की लहरें मेरे दिमाग के उन कमरों में भर गईं जो मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद से खाली और अप्रयुक्त पड़े थे। परी गौडमदर ने उसे क्यों लपेटा? मेरी बच्ची जैसी आवाज में पूछा। क्योंकि डायना को जादू करना बहुत पसंद था और वो इसमें बहुत अच्छी भी थी। लेकिन उसकी परी गौडमदर जानती थी कि दूसरी चुड़ैलें उसकी शक्ति से ईर्ष्या करेगी। जब तुम तैयार हो जाओगी, परी गौडमदर ने उससे कहा, तो तुम इन रिबन को उतार फेंकोगी। तब तक तुम उड़ नहीं पाओगी, न ही जादू कर पाओगी। यह उचित नहीं है, मैंने विरोध किया, जैसा कि 7 साल के बच्चों को करना पसंद होता है। दूसरी चुड़ैलों को सजा दो, मुझे नहीं। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, है ना? मेरी माँ ने पूछा। मैंने उदास होकर अपना सिर हिलाया। डायना ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने रिबन नहीं हटा पाई। समय के साथ वह उनके बारे में सब कुछ भूल गई, और वह अपना जादू भी भूल गई। लू, मैं अपना जादू कभी नहीं भूलूंगी, लिन ने जोर देकर कहा। मेरी माँ ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन तुमने तो किया है, उसने अपनी धीमी फुसफुसाहट में कहा। उसकी कहानी जारी रही। एक दिन, बहुत समय बाद, डायना की मुलाकात एक सुंदर राजकुमार से हुई जो सूर्यास्त और चंद्रोदय के बीच छाया में रहता था। यह मेरा पसंदीदा हिस्सा था। अन्य रातों की यादें सामने आ गईं। कभी कभी मैंने उसका नाम पूछा था, तो कभी कभी एफडी ने एक बेवकूफ़ राजकुमार में मेरी रुचि की कमी की घोषणा की थी। ज्यादातर मैं हैरान था कि कोई बेकार चुड़ैल के साथ क्यों रहना चाहेगा। राजकुमार डायना से प्यार करता था, इस तथ्य के बावजूद कि वह उड़ नहीं सकती थी। वो उसे बांधने वाले रिबन देख सकता था, हालांकि कोई और नहीं देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे किस लिए थे और अगर चुड़ैल उन्हें उतार दे तो क्या होगा। लेकिन राजकुमार ने उनका उल्लेख करना शिष्टाचार नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कि वह खुद को असहज महसूस करे। मैंने राजकुमार की सहानुभूति से प्रभावित होकर अपने 7 वर्षीय सिर को हिलाया और मेरा बहुत बड़ा सिर भी पत्थर की दीवारों से टकराया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अगर चुड़ैल उड़ सकती है, तो वह उड़ना क्यों नहीं चाहेगी। फिर मेरी माँ ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, 3 चुड़ैलें शहर में आईं। वे भी रिबन देख सकती थीं और उन्हें संदेह था कि डायना उनसे ज्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए उन्होंने उसे एक अंधेरे महल में ले जाया। लेकिन रिबन हिले नहीं, भले ही चुड़ैलों ने खींचा और खींचा। इसलिए चुड़ैलों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उम्मीद थी कि वह इतनी डर जाएगी कि वह खुद ही रिबन उतार लेगी। क्या डायना अकेली थी? बिल्कुल अकेली, मेरी माँ ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहानी पसंद है। मैंने अपने बचपन की चादर खींची,
जो चमकीले रंगों की एक पैचवर्क रजाई थी जिसे सारा ने मेरे आने की उम्मीद में सिरैक्यूज डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदा था और ओब्लिएट के फर्श पर फिसल गया। मेरी माँ ने मुझे पत्थरों के सहारे लिटा दिया। माँ, हाँ, डायना, मैंने वही किया जो आपने मुझे करने को कहा था। मैंने अपने रहस्य सभी से छिपाए रखे। मैं जानता हूँ कि यह कठिन था। क्या तुम्हारे पास कोई रहस्य है? मेरे मन में मैं खेतों में हिरन की तरह दौड़ रहा था, मेरी माँ मेरा पीछा कर रही थी। बेशक, उसने कहा, और अपनी उंगलियां आगे बढ़ाकर हिलाई, जिससे मैं हवा में उड़ गया और उसकी बाहों में आ गिरा। क्या आप मुझे उनमें से एक बताएंगे? हाँ, उसका मुंह मेरे कान के इतने पास था कि मुझे गुदगुदी हो रही थी। तुम मेरा सबसे बड़ा रहस्य हो। लेकिन मैं यही हूँ, मैं चिल्लाई, खुद को आज़ाद करते हुए सेब के पेड़ की दिशा में भागी। अगर मैं यही हूँ तो मैं रहस्य कैसे रह सकती हूँ? मेरी माँ ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखी और मुस्कुराईं। जादू।